नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, बीपीएससी की परीक्षा में बिहार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का दूसरा भाग है यह, और इसी को हम लोगों को अध्ययन करना है। बिहार ने प्रत्येक काल में, चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, सभी काल में हर कदम पर, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाया है। प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार की तो महत्वपूर्ण भूमिका हो ही जाती है, क्योंकि बिहार में ही मगध महाजनपद था और उसी के इर्द गिर्द सभी महाजनपद जो थे एक तरह से चक्कर लगाते थे और वह साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। वह बिहार से संबंधित है। हम लोग इसके पहले जो पढ़े बिहार के स्रोत के बारे में पढ़े, अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार के स्रोत को, चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा यह मटेरियल जो है वह दिया जा रहा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे बिल्कुल ही सरल शब्दों में बताया जाएगा आपको, और आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। और 66वीं बीपीएससी में जब आप बैठेंगे तो बहुत ही आसान्वित होकर के बैठेंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं कि विभिन्न कालों में बिहार से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, और उसी का अध्ययन हम लोगों को करना है साथियों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर प्राग ऐतिहासिक काल की बात आ जाती है। वैसा काल जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से संबोधित किया जाता है। प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं उसको। उसी से संबंधित है पाषाण काल। तो पाषाण काल में क्या बिहार से संबंधित साक्ष्य हम लोगों को मिला था, यह देखेंगे। उसी तरह से ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक खाका मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले तैयार करता हूँ बिहार के इतिहास से संबंधित। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाषाण, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद आता है भगवान बुद्ध का काल। बुद्ध काल कहते हैं इसको, 600 ईसा पूर्व या भगवान बुद्ध का काल। मगध का उदय, चूंकि मगध बिहार का अंग है, मगध का उदय है। इसी में बुद्ध के काल में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ जाएगा। जैन एवं बौद्ध, यह आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर यहाँ विभिन्न वंश, जो बिहार से संबंधित है वह। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रमाण या साक्ष्य या बिहार के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो यह आप देखिए, यह मैंने एक क्रम बना दिया यहाँ पर, और इसी को हम लोगों को देखना है। अब पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं
पाषाण काल। मान लीजिए इसको हम यहां आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह पाषाण काल जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भाग। यहां पर हम लोग बिहार से संबंधित तथ्यों का ही अध्ययन करेंगे। साथियों, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ाएंगे तो विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया जाएगा पूरे भारत के कॉन्सेप्ट में। अभी बिहार को लेकर के हम चल रहे हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज या एरा भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के नाम से इस काल को संबोधित किया गया है। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज इसको हम लोग कहते हैं। अब क्या इस पाषाण काल से, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के औजार के आधार पर इस काल को पाषाण काल का संज्ञा जो है वह दिया गया। यहाँ लिखित साधन कुछ भी नहीं है, उत्खनन से जो प्राप्त है उसी के आधार पर निष्कर्ष जो है वह निकाला गया है। तो पाषाण काल को यहाँ 3 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। और इस काल में क्या बिहार से संबंधित साक्ष्य जो है वह हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है जैसे जेथियन, पैमार घाटी, चेचर, मनेर, यहां लिख रहे हैं मुंगेर, चिरांग, सेनुआर, सोनपुर। तो यह कुछ स्थल है जहां से हम लोगों को साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है। साथियों, यह पाषाण काल से संबंधित है और पाषाण काल में बिहार से संबंधित साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। 1-2 स्थल और है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं पश्चिमी चंपारण, तो यह महत्वपूर्ण स्थल है। अब इसमें से सबसे पहले जो हम लोगों को याद रखना है वह क्या है, चिरांग है। यह चूंकि यह हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी चर्चा करेंगे और यहाँ पर तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथियों, चिराग से हिरण के हड्डी का सबसे अधिक औजार जो है वह प्राप्त हुआ है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस पाषाण कालीन स्थल से बिहार में हिरण के हड्डी का औजार सबसे ज्यादा मिला। बिहार में भी मिला और भारत में भी मिला। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यह सारण जिला में है, सारण। और यह स्थान जो है, तो इस काल से संबंधित में अगर हम लोग देखें तो नवपाषाण काल यहाँ आंसर हो जाएगा। तीनों में बांटा गया है पाषाण काल को, तो चिराग जो है वह नवपाषाण काल से संबंधित है। यह बात हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। प्रमाण क्या मिला है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रमाण में। तो यहाँ पर औजार मिला है जिसमें कुल्हाड़ी और
फिर एक और औजार है खुरचनी, फलक। यह सभी औजार जो है इन स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो यह तो उतना महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन यह चिराद जो है आपको याद रखना होगा। बिहार से संबंधित मैंने यहाँ पर वर्णन किया। भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाषाण काल का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जाएगा। यह साथियों आप लोग यहाँ पर निश्चित रूप से समझ चुके होंगे कि बिहार से संबंधित साक्ष्य जो है पाषाण काल से मिला और इसको 3 भागों में बांट दिया गया। यह हम लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखे हैं ताम्र पाषाण काल, तो थोड़ा सा चर्चा हम लोग यहां पर भी करेंगे। ताम्र पाषाण काल, इस काल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ताम्र पाषाण, पहले से पत्थर का औजार तो चला आ रहा था। अब चूंकि मानव जो है बुद्धिमान मानव हो गया था, तो इसीलिए अब तांबे का भी औजार जो है वह बनने लगा था। परीक्षा में पूछा जाता है सबसे पहले हम लोग किस धातु के बारे में जानकारी प्राप्त किए, तो वह धातु जो था तांबा धातु था। इसीलिए तांबा धातु को पवित्र धातु भी कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि सबसे पहले किस धातु के बारे में जानकारी मिला, तो तांबे के बारे में। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे किस धातु को पवित्र धातु कहते हैं, तो वह धातु है तांबा। उसी का इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पर अधिक, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कह दिया गया। ताम्र, तांबा, पाषाण माने पत्थर, काल कह करके संबोधित किया गया है। चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक काल कहते हैं। यह आपके बीपीएससी में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व और पाषाण काल के बाद के काल को किस काल के नाम से जानते हैं। तो यह हिंदी में न दिया गया है ताम्र पाषाण काल, बल्कि चाल्कोलिथिक अंग्रेजी में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो याद रखिएगा चाल्कोलिथिक एज या ईरा भी कहते हैं, पीरियड भी कहा जाता है इसको। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है तो स्थल लगभग मिलता जुलता है। जो स्थल पाषाण काल में थे वही स्थल यहाँ पर भी दिखलाई पड़ते हैं, जैसे मनेर, पटना जिला में मनेर। चिराद यहां भी आएगा, चिराद, सेनुआर। यह रोहतास में है सेनुआर। तो यहां से भी प्रमाण जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है। साथियों, यह हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाल्कोलिथिक। तो इस पर आपको ध्यान देना है। मतलब लिखा मैंने 4 पॉइंट आपको याद रखना है एक, और इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने बतलाया कई जगह का नाम, लेकिन सबसे पहले याद क्या रखना है, चिराद, और चिराद से हड्डी का औजार जो है वह प्राप्त हुआ है। तो यह हम लोगों का ताम्र पाषाण काल हो गया। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता यहाँ देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य क्या बिहार से प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके बाद हड़प्पा सभ्यता ही यहाँ निकल करके सामने आ जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता। यह और भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां तो मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, और एक एक पॉइंट आपको यहाँ बतलाया जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, चाहे वह नामकरण हो, क्षेत्रफल हो, निर्माता के बारे में, काल के बारे में,
स्वरूप के बारे में, नगर नियोजन भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार इस हड़प्पा सभ्यता का, जो नगरीय सभ्यता थी, उसका किस प्रकार से पतन हो गया, यह भी हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे। लेकिन वह हम लोग जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता है और यह इस सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता था वह विशेषता था नगरीय सभ्यता। विश्व के संदर्भ में, केवल भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता ने बहुत ऊंचा जो है वह मकाम हासिल किया था। परीक्षा में अगर पूछ दे कि बिहार से संबंधित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से बिहार का कोई प्रमाण जो है अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वह नहीं बनता है, बिहार को लेकर के नहीं बनता है। हड़प्पा सभ्यता की बात हम लोग करेंगे तो वहां तो क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा। तो साथियों, यह तो एक लाइन में ही निपट गया, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कोई प्रमाण जो है वह प्राप्त नहीं हुआ है। अब इतना हम लोग पढ़ लिए, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करेंगे। यह वैदिक सभ्यता हो, चाहे बुद्ध काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मगध का उदय, विभिन्न वंश यहाँ आ रहा है, तो विस्तार पूर्वक चर्चा भारत के इतिहास में और बिहार से जो संबंधित बात है वह बिहार के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम इसको लेते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता यहां लिख रहे हैं, बिहार। जिस सभ्यता के बारे में वेदों से जानकारी प्राप्त होता हो उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया है। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा हुआ है। यह वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक निर्धारित किया गया है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग्वेद की रचना की गई, इसलिए उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व 3 अन्य वेद का नाम आएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी रचना की गई। इसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया है। तो उसी आधार पर इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया। जैसे आप यहां देखिए, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक, यह है 1000 ईसा पूर्व से, साथियों यहां 1500 होगा, यह उठा करके रखना है 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसका काल। यह 1000 यहां आ जाएगा, 1000 बीसी से यह 600 रख देना है यहां, 600 बीसी। अब क्या ऋग्वेद में तथा अन्य वेद में बिहार के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है, वहीं परीक्षा में हम लोगों से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। अब ऋग्वेद की बात करें
तो यहां पर इस ऋग्वेद में एक स्थान पर कीकट शब्द का उल्लेख किया गया है, कीकट, और इसका शासक प्रेमानंद बतलाया गया है, प्रेमानंद। तो कुछ विद्वानों ने इस ऋग्वेद की पहचान जो है वह मगध के रूप में किया है, और वह मगध बिहार में था, लेकिन यह संदिग्ध है। अभी तक कुछ लोगों ने इसको पहचान किया है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं माना जाता है। तो कीकट का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में? तो ऋग्वैदिक काल में, और इस कीकट की पहचान कुछ विद्वानों ने मगध के रूप में किया, और ऋग्वैदिक काल में शासक बतलाया। इस कीकट राज्य का शासक जो था वह प्रेमानंद नामक कोई व्यक्ति था। तो यह इसमें वर्णन कर दिया गया है। अब उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह परीक्षा के लिए बनेगा। जैसे अब यहां पर 3 वेद हैं, तो इसमें अथर्ववेद, यह वेद साथियों, अथर्ववेद में सबसे पहले मगध और अंग महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अगर पूछे परीक्षा में पूछा भी गया है पहले के अन्य परीक्षाओं में कि सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किस वेद में किया गया, वेद है यहाँ, तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किया गया है, और अंग महाजनपद का भी उल्लेख किया गया है। मगध में अंग को मिला लिया गया था। मगध 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, आगे चर्चा करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे अन्य महाजनपद को जीतते हुए वह साम्राज्य के रूप में अपने आप को प्रवर्तित कर लेता है। तो यह हम लोगों को याद रखना है साथियों, मगध और अंग का उल्लेख अथर्ववेद में। अब एक यहां पर शतपथ ब्राह्मण आएगा, शतपथ ब्राह्मण, इससे भी जानकारी मिल जाता है शतपथ ब्राह्मण से। इसमें लिखा हुआ है कि जनक के राजा विदेह माधव, या राजा जनक भी कहते हैं। तो इस ग्रंथ के अनुसार, इस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि इसी विदेह माधव नामक शासक ने आर्य संस्कृति का विस्तार बिहार तक किया था। क्योंकि बिहार के क्षेत्रवासियों को वार्त कहा गया है, मतलब उनको अछूत की श्रेणी में रखा गया है, और बिहार तक आर्य संस्कृति पहुंचाने का कार्य जो है वह विदेह माधव के द्वारा किया गया था। माने मगध तक, मगध जो था वह महाजनपद था, और इस महाजनपद का विस्तार जो है वह 16 महाजनपद को मिला करके हो जाता है। साथियों, बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि महाजनपद क्या है, तो आप यह महाजनपद को देख ले। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। यहां पर महाजनपद आप देखिए, जैसे समाज की या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो था वह परिवार या कुल कहलाता था। परिवार या कुल, कई परिवार या कुल मिलकर के एक ग्राम या गोत्र का निर्माण करते थे। जैसे एक ग्राम या गोत्र का निर्माण, और कई गोत्र मिल करके एक
विष का निर्माण करते थे और कई विष मिल करके एक जन का निर्माण, कई जन मिलने से जनपद का निर्माण, और कई जनपद मिलेगा तो महाजनपद। यही महाजनपद है। और 16 महाजनपद जो था वह भगवान बुद्ध के समय में था। इस महाजनपद से ऊपर जाएंगे हम लोग तो साम्राज्य, और मगध एक ऐसा महाजनपद था जो अपने आप को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो यह महाजनपद को समझाने के लिए मैंने लिखा। अब यहाँ पर बुद्ध काल की बात हम लोग करेंगे कि यहां से क्या हम लोगों को प्राप्त होता है बिहार के संबंध में। बुद्ध काल 600 BC, बुद्ध काल, ऐसे 600 BC भी कहते हैं इसको। साथियों, एनसीईआरटी में भगवान बुद्ध के काल कहा गया है 600 ईसा पूर्व को, लेकिन इसी काल को धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन जो हम लोग को पढ़ना है, सुधार आंदोलन, और इस धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यही पॉइंट जो है यहाँ आकर के हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर उसी पॉइंट को मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर उसी बात को पढ़ेंगे जो बिहार से हम लोग को संबंधित है। अन्य विस्तार पूर्वक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे परीक्षा में आपको पूछा जाए कि भारत की ऐसी कौन सी पहली सभ्यता थी जिसको नगरीय सभ्यता कह सकते हैं, जहां नगरों का बसा हुआ था, जिसको प्रथम नगरीकरण कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अभी मैंने चर्चा किया था, तो आपको जवाब होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता था, इसको प्रथम नगरीकरण कहा गया है। फिर उसी तरह से परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण किस काल को कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण का काल क्या कहलाता है? 600 BC, 600 ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं। 600 ईसा पूर्व को भगवान बुद्ध का काल भी कहते हैं। 600 ईसा पूर्व को धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि इसी समय धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया। और यह आंदोलन मुख्य रूप से आस्तिक आंदोलन था, और इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल करके सामने आ जाते हैं। हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। और वह चर्चा जो होगा साथियों हम लोगों का, वह काफी विस्तार पूर्वक होगा। इसके बाद मगध का उदय। यह तो पूर्ण रूप से बिहार की ही बात कह रहा है। मगध जो बिहार में था, अभी हमने चर्चा किया 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। बीपीएससी में पूछा गया है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। याद रखना है आपको यह पॉइंट, इसको स्टार देकर के आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पॉइंट को नोट कर सकते हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो साथियों वह ग्रंथ है अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय यह बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। एक और ग्रंथ है
और उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन को कठिन करने के लिए दोनों विकल्प में दे दिया जाएगा और बीपीएससी में 5वां विकल्प रहता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वहीं आपको आंसर देना होगा, अगर दोनों विकल्प रहेगा। और दूसरा ग्रंथ क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हो गया होगा, हमें आशा है कि 2 पुस्तक याद रखना है और इसी में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन बनेगा और वह क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में बनेगा कि इस 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद शामिल थे? 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 महाजनपद तो केवल बिहार में थे। उस 3 महाजनपद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने, यहां पर हटा रहे हैं। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में। अब यह 3 महाजनपद थे कौन? तो पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा बज्जी। और इस बज्जी के अंतर्गत हम लोग बताएंगे, चर्चा करेंगे, यही 3 महाजनपद शामिल था। तो आप मगध देखिए, यही आगे चल करके साम्राज्यवादी रूप धारण कर लेता है, जो हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मगध में पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र, पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र को मिला करके उस समय के प्राचीन काल के मगध का निर्माण जो है वह हुआ था 16 महाजनपद के रूप में। और इसी मगध महाजनपद ने एक एक करके अन्य महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया और एक विशाल राज्य के रूप में, साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। यहाँ मगध की राजधानी अगर प्रारंभिक हम लोग देखें तो राजगीर, याद रखिएगा। और इस राजगीर का वास्तुकार था महागोविंद। पूछा जा सकता है राजगीर का निर्माण या वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद वास्तुकार था और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर या गिरिव्रज के नाम से भी संबोधित किया जाता है, राजगीर। फिर आगे चलते हैं तो पाटलिपुत्र। ये तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब राजगीर के बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया मगध महाजनपद का। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस शासक ने राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो यहां आप देखिए, उदयन ने, यह अजात शत्रु का पुत्र था। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है वह उदयन है और इस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर या कुसुम ध्वज भी कहा गया है। इस पाटलिपुत्र को आगे चल करके अजीमाबाद, जैसे कुसुमपुर, अजीमाबाद,
वर्तमान में पटना, कुसुम ध्वज भी कहते हैं। मुगल राजकुमार अजीम उस शान थे, अजीम उस शान, उन्होंने ही इसका नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया। शेर शाह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बिहार के वह सपूत के रूप में थे और हुमायूं जैसे मुगल वंश के शासक को पराजित किया था। तो उन्होंने 1541 में इसका नाम बदल करके पटना रख दिया और अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो यही मगध की राजधानी का नाम बनते बिगड़ते यहाँ पर पटना के रूप में स्थापित हो जाता है। अब दूसरा है महाजनपद। तो अब हम लोग दूसरे महाजनपद के बारे में देखेंगे, या आपने देख लिया। मगध महाजनपद का यह पड़ोसी था अंग, वर्तमान का क्या, भागलपुर। वर्तमान का भागलपुर 600 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के काल में अंग महाजनपद के नाम से संबोधित किया जाता था और इस अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी जो थी वह चंपा थी। इस चंपा का प्राचीन नाम जो है वह मालिनी था। यह यूपीएससी में पूछा गया है, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। साथियों, जब हम लोग मगध का उदय पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि बिंबिसार ने, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार ने अंग को जीत करके किसमें मिला दिया, मगध में मिला दिया। इसीलिए मगध महाजनपद अपना विस्तार किया और साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो यह यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ तीसरा बज्जी, संघ के रूप में था, यह गण के रूप में था, गणराज्य। और इसी बज्जी में वैशाली, लिच्छवी, तो इसी संघ के अंतर्गत इस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो हम लोगों के बिहार में है। 2-3 प्रश्न यहां से बनेगा और वह हम लोगों को ध्यान ही रखना है। जैसे लिच्छवी या वैशाली, नरेश जो थे इसे यहां लिख रहे हैं चेतक, यह यहाँ के राजा थे और इन्हीं की बहन थी महावीर स्वामी की मां। तो साथियों, लिच्छवी के शासक चेतक और यह बज्जी संघ के अंतर्गत शामिल होता है। और लिच्छवी गणराज्य जो है या वैशाली में स्थापित गणराज्य जो है विश्व का प्रथम गणराज्य माना गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ स्थापित था। तो यही विकल्प रहेगा, कभी रहेगा वैशाली या नहीं रहेगा तो रहेगा लिच्छवी। और यहीं पर गणिका का नाम आता है आम्रपाली। आम्रपाली, गणिका, गणिका का मतलब वेश्या होता है और यह गणिका थी आम्रपाली। और इसको वैशाली का नगर बधू कहा गया है। परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसको वैशाली का नगर बधू कहा गया, तो आम्रपाली को कहा गया। साथियों, भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सभी के लिए द्वार लगभग खुला हुआ था और यह बौद्ध भिक्षुणी बन करके मोक्ष को प्राप्त करती है। तो यह 3 महाजनपद के बारे में हम लोग चर्चा किए जो 16 महाजनपद के अंतर्गत निकल करके सामने आता है। अब यहाँ पर अंग जो है वह मगध में मिल गया था
और बिंबिसार के पुत्र जब अजातशत्रु आते हैं तो वैशाली पर अभियान करते हैं, और यह वैशाली जो है यह भी आकर के मगध में शामिल हो जाता है। इसी वैशाली में रथ मुसाल और महाशिला कंटक नामक औजार का, हथियार का सबसे पहले प्रयोग जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब है यहाँ पर हमने लिखा है विभिन्न वंश, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, मैं तो सिंपल व्यक्ति हूं, देख ही रहे हैं पसीना निकल रहा है। आप लोगों को यहां बतलाया जा रहा है वह सिंपल नहीं है, वह परीक्षा में आएगा। सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि आपको जब आप यह वीडियो देखें, जब यह क्लास आप करें, इसी समय आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद लिखने के बाद, पढ़ने के बाद याद हो। बहुत सारा चीज जो मैं बतला रहा हूं वह आपको इसी समय याद हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो नोट कर लीजिए, नोट करके भी आप इस चीज को याद कर सकते हैं। और आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो पाएंगे कि यह जो पढ़ा गया था, यहां से तो प्रश्न निकल करके आया, और आया तो मैंने सही बनाया। और जब आप सही बनाएंगे, आपका रिजल्ट होगा, तो आपसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी, अनअकैडमी को होगा कि यहाँ से बहुत सारे अफसर जो है वह निकल करके विभिन्न जगहों पर पदस्थापित हो रहे हैं। मेहनत करना होगा, बताना हम लोगों का काम है, रास्ता दिखाना हम लोगों का काम है। वीडियो आप देख रहे हैं या कोई क्लास कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि कम समय में ज्यादा आपकी तैयारी हो जाए। ये तो सब चीज बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां से मुख्य बात निकाल करके डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंचाने का यह एक प्रयास जो है वह किया जा रहा है। अब यह प्रयास कितना सफल हो रहा है, मैं कितना बताने में सार्थक हो रहा हूं आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो रही है, गलती भी हो रही है, तो उसके ऊपर भी ध्यान आकृष्ट कराएं, उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा और महत्वपूर्ण बात देने का प्रयास कर रहा हूं जो बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही अनिवार्य है, अनिवार्य भी है, और साथियों यह आसान भी है। ये नहीं है कि बहुत कठिन है और नहीं होगा। आप पढ़े होंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए मगध का उदय तक, तो बहुत ही संक्षिप्त ही बात तो याद रखना है। सब कुछ तो परीक्षा में नहीं ना पूछा जाता है, और सब कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा, उसको याद भी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि आपको पढ़ाना तो है नहीं, आपको तो जॉब लेना है पढ़ करके। तो जितना बतलाया जा रहा है उतना ही पर ध्यान देना है। यह नहीं कि उधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं, हौच पौच हो जाए और कुछ भी याद नहीं रहे, तो वैसा नहीं करना है। आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी आप देखिए वीडियो को, लेकिन एक पर ध्यान केंद्रित करके देखिए, जिससे आपको समझ आता हो, जिससे आपकी समझ विकसित होती है, और स्वयं जज कीजिए कि हाँ, हमको यहाँ से पढ़ने से क्या मिल रहा है और क्या मैं परीक्षा में पास हो सकता हूँ कि नहीं। और जगह से और अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो वहां पर भी आप ध्यान दीजिए। यही नहीं कि आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ हमको कम हो रहा है और दूसरे जगह मिल रहा है तो वहां नहीं देखना है। पढ़ाई में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है साथी। पास करना है, सफल होना है और मेरे साथ चलना है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है विभिन्न वंश। अब बिहार के प्राचीन इतिहास में कौन कौन वंश महत्वपूर्ण थे वह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एक तरफ वंश का नाम जो है वह हम आपको बतला रहे हैं और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का एक सारणी बना रहे हैं। और यह जो है वह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो
यह आपको याद हो जाए। यहां मैं लिख रहा हूं वंश का नाम, महत्वपूर्ण वंश, वंश का नाम, और इधर संस्थापक का नाम। यहां संस्थापक का नाम है। तो यहां पर जो मैं पहला वंश लिख रहा हूं बिहार के कॉन्सेप्ट में, वह है बृहदर्थ। बृहदर्थ वंश, संस्थापक बृहदर्थ ही है। इन्हीं के नाम पर, बृहदर्थ के नाम पर ही यह वंश पड़ गया था, बृहदर्थ वंश। महाभारत काल से संबंधित है। जब हम लोग मगध का उदय पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महाभारत काल में जैसे ही आपके नाम आएगा जरासंध, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, जरासंध पात्र जो था, भले पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन महाभारत में दिखलाया गया है, सीरियलों में, कहानियों में, जिसका वध जो है भीम किए थे। उन्हीं के यह लोग पूर्वज हैं, और इन्हीं के बारे में 2-4 लाइन हम लोग चर्चा करेंगे जब चैप्टर आगे आएगा। तो बृहदर्थ वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश, और इसका संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार है। यह काफी महत्वपूर्ण वंश था, हर्यक वंश। इसलिए महत्वपूर्ण था कि जब मगध 16 महाजनपद में शामिल था और साम्राज्यवादी नीति को अपना करके अपने आप को साम्राज्य के रूप में स्थापित करना चाह रहा था, तो उस चाहत को अंजाम तक पहुंचाने में हर्यक वंश के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। साथियों, इसमें नाम बहुत सारे आएंगे। बिंबिसार है, अजात शत्रु है, उदयन है, और उसके बाद कमजोर शासक की कड़ी जो है वह शुरू हो जाती है। चर्चा हम लोग करेंगे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग वंश, और इसका संस्थापक शिशुनाग है। स्वयं शिशुनाग ने इस वंश को स्थापित किया था। यह शिशुनाग वंश इस मायने में अधिक महत्व वाला वंश है क्योंकि इसी वंश के शासक ने अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया था। अवंती का सबसे प्रबल शत्रु अगर कोई राज्य था तो वह मगध था, और मगध में अवंती को मिला लेना, 2 ही शक्तिशाली राज्य थे, मगध और अवंती। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले यही वंश के लोग थे, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश। नंद वंश, और नंद वंश में कौन आएगा? महापद्म नंद। महापद्म नंद यही नंद वंश का संस्थापक था। काफी शक्तिशाली था, कलिंग को यह जीत लिया था, एक राट की उपाधि धारण किया था। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मगध का उदय चैप्टर में एक राट की उपाधि बार बार पूछा जाता है, किसने धारण किया? तो इसी महान पद्मनंद ने धारण किया था। और कलिंग को सर्वप्रथम किसने जीता? तो इसी महापद्मनंद ने जीता था। इसी के 8 पुत्रों में से सबसे अंतिम पुत्र जो था वह धनानंद था, जिसने चाणक्य का अपमान कर दिया था, कौटिल्य का अपमान कर दिया था,
और उसी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस वंश का अंत करा दिया। धनानंद जो था वह सिकंदर महान का भी समकालीन था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब यह वंश समाप्त हो गया और इसकी गद्दी पर आया मौर्य वंश। मौर्य वंश साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य यही संस्थापक हैं। और मौर्य वंश तो अपने आप में एक विशाल चैप्टर है। भारत के इतिहास में इसको पढ़ा जाता है। बिहार से संबंधित जो भी तथ्य होगा मौर्य काल का वह हम लोग यहाँ देख लेंगे। और भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो मैं मौर्य वंश वहाँ बताऊंगा। वह एक वीडियो में समाप्त होने वाला नहीं है, उसके लिए कई वीडियो लगेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि कौन सा परीक्षा के दृष्टिकोण से, 66वीं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मौर्य वंश में ही सबसे महान शासक हुए थे जो आप लोग जानते होंगे, अशोक महान, जिनको विश्व के महान शासक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। साथियों, उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण मौर्य वंशों ने किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में इतना विशाल साम्राज्य का निर्माण किन्हीं लोगों ने नहीं किया था, मुगलों ने भी नहीं किया था। और इसका पतन भी हो जाता है और इसके पतन के बाद नया वंश आता है जिसको हम लोग कहते हैं शुंग वंश। शुंग वंश, और इसका संस्थापक पुष्यमित्र। यह पुष्यमित्र शुंग थे। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ के सेनापति थे और इन्होंने उसकी हत्या कर दिया। हत्या करते हैं तो मौर्य वंश समाप्त हो गया। मगध की गद्दी पर इसी पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना कर दिया जिसको इतिहास में शुंग वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन इसका भी परिणाम वही हुआ और इनके पुत्र की हत्या की गई आगे चल करके। और इसके बाद एक नया वंश आया और वह था कण्व वंश। कण्व वंश मगध की गद्दी पर, और इसका संस्थापक था वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व जो थे यह शासक थे, इसीलिए इस वंश का नाम जो है कण्व वंश पड़ गया। अब देखिए, यह छोटे छोटे राजवंश थे और मगध और बिहार अंधकार के क्षेत्र में ग्रसित था और इस अंधकार के क्षेत्र से बाहर निकालने का कार्य गुप्त वंश के शासकों ने किया और उन्होंने पुनः मौर्य वंश के अनुकरण करते हुए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया। केवल साम्राज्य का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि चहुमुखी विकास इन लोगों के समय में होता है और इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा जो है प्राचीन भारत में दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग गुप्त काल लिख सकते हैं, गुप्त वंश, और इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त एक से बढ़कर एक शासक हुए हैं। इसमें श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दिया। इसी में समुद्रगुप्त का नाम आएगा, इसी में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा, इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आएगा, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और सभी से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग करेंगे बिहार को लेकर के। अब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उससे भी ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था 319 ईस्वी में। अब यहाँ गुप्त संवत का प्रचलन हो गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने सबसे अधिक साम्राज्य का यहाँ गुप्त काल में विस्तार कर दिया
और चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया गया है और इन्हीं के समय में चहुमुखी विकास हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दे दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 रत्न रहते थे साथियों। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग चर्चा किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। नालंदा महाविहार की स्थापना कराया था, याद रखना है, नालंदा महाविहार। कई बार मैं इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं और उनके समय में हून आक्रमण हो जाता है जिससे गुप्तों को क्षति पहुंचती है और अंततः इस वंश का अंत हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जब गुप्त वंश का अंत होता है तो एक शासक आएगा हर्षवर्धन, लेकिन चूंकि वह बिहार से संबंधित नहीं थे, कन्नौज में शासन कर रहे थे, थानेश्वर में कर रहे थे और अंधकार का काल यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर एक और वंश निकल करके आएगा और यह पाल वंश। गोपाल संस्थापक। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और गोपाल ने ही उदंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया था, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी वंश के शासक जो था धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण जो है वह कराया था। तो पाल वंश के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर एक तरफ वंश का नाम है और एक तरफ संस्थापक का नाम है, देख रहे हैं। तो इसका हम लोग चर्चा करेंगे एक के बाद एक वीडियो में। जो बिहार से संबंधित तथ्य है उसको यहाँ पर हम लोग लेंगे साथियों। तो आज का वीडियो जो आप लोगों ने देखा इसमें से बहुत सारा महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह निकल करके सामने आया और महत्वपूर्ण तथ्य है तो परीक्षा में आएगा इसमें से कुछ पॉइंट। और जब परीक्षा में आएगा तो क्यों नहीं हम लोग इसको समझेंगे, क्यों नहीं अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। उसी के लिए तो क्लास कराया जा रहा है और आप कर भी रहे हैं। मैं एक दो बात साथियों और भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं बिहार का इतिहास यहाँ शुरू किया हूं तो वह चलेगा और उसके बाद भारत का इतिहास का भी श्रृंखला जो है वह शुरू किया जाएगा। आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। लॉकडाउन का समय है तो वह लोग भी जहां भी होंगे, बाहर होंगे तो रूम में ही होंगे, घर पर होंगे तो रूम में ही होंगे, तो थोड़ा सा उनको भी हेल्प हो तो निसंकोच शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमको आइडिया लगे कि मैं जो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत सहयोग कर रहा हूँ, उसमें मुझे कितनी सफलता जो है वह मिल रही है। दूसरा कि अगर अच्छा लगता है वीडियो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए इसको और लाइक करने के साथ साथ अनअकैडमी का जो सब्सक्राइब का सिंबल है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कीजिए। और यह जो है ना बांटने से ही आपको दिमाग में रहेगा। यह नहीं कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो हम इसको अपने में दबा करके रख लें, दोस्तों को नहीं दें। यह सब हम लोगों को नहीं सोचना है। तो इसी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आप तैयारी में लगिए। मैं यह हमेशा आपको बतलाऊंगा, कहूंगा, भले आप लगे कि क्यों कह रहे हैं बार बार, लेकिन जब आप बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं तो नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। आप हमेशा ही पॉजिटिव सोचना। जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपका हो जाए, हो सकता है पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, इंटरव्यू में जाए, कुछ नंबर से आपको छट जाए, तो क्यों निराश होंगे। हो सकता है पीटी ही नहीं हो, फिर भी निराश नहीं होंगे। मानेंगे कि कुछ कमी रह गया है, नहीं भी है तो मानेंगे कि कमी रह गया है और फिर उसको तैयारी करके अगले स्टेप में अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक सोच शेयर कीजिए। हम आपके साथ हैं, आ गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे
तो साथ रहेंगे और जो भी बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बात है वह निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो शुरुआती दौर चल रहा है, समझने बुझने का कार्य चल रहा है कि कैसे बीपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग यह धीरे धीरे चैप्टर पर आ रहे हैं और चैप्टर पर आ रहे हैं तो यह सब तथ्य जो है निकल करके सामने आ रहा है। इसके बाद जो वीडियो हम लोग लाएंगे वह धर्म सुधार आंदोलन से होगा साथियों, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में जो बिहार से संबंधित है उस पर विस्तार चर्चा करेंगे, जो अन्य जगह से संबंधित है संक्षिप्त करेंगे और वहां विस्तार करेंगे जब भारत का इतिहास शुरू होगा। इसी के साथ बौद्ध धर्म भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, धार्मिक सुधार आंदोलन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। खुश रहिए, घर में रहिए, तैयारी कीजिए, वीडियो देखिए और कमेंट भी कीजिए। शुभकामना।